बीए थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य युग में यूरोप में पुनर्जागरण के विभिन्न कारणों उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज इस क्लास में बताऊंगी आपको किन किन क्षेत्रों में इस पुनर्जागरण का प्रभाव देखा जाता है। पुनर्जागरण किस रूप में हुआ, साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हमें देखने को मिले मध्ययुगीन यूरोप में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जो पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है, उस दौरान एक नवीन विचारधारा जन्मी थी जिसे कहते हैं मानववादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा इसके प्रवर्तक थे पेट्रार्क, जो इटली नगर के फ्लोरेंस का निवासी था। इटली नगर के फ्लोरेंस का निवासी। और ये मानववादी विचारधारा क्या थी, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, कि पुनर्जागरण से पूर्व यदि हम यूरोप में देखें तो यूरोप के अंदर भी रूढ़िवादिता बहुत अधिक थी और धर्म के नाम पर पोप के द्वारा, चर्च के द्वारा आम जनता को काफ़ी लूटा खसोटा जाता था। तो जब इस मानववादी विचारधारा का जन्म हुआ, ये स्पेशली आप देखिएगा जो यूनानी लोग थे वो मानव जीवन में रुचि लेते थे और मानव के विकास में रुचि लेते थे। मानव का जीवन किस प्रकार सुखमय बनाया जाए, इन सब बातों पर वो लोग फोकस करते थे। तो जब इस मानववादी विचारधारा का जन्म हुआ पेट्रार्क के माध्यम से, तो अभी तक जो मनुष्य के परलोक के बारे में लोगों को ज़्यादा शिक्षाएं दी जाती थी, लोगों को उस ओर ज़्यादा अग्रसर किया जाता था। अब वो बिंदु जो था वो मानव के इस जीवन में, यानी जो वर्तमान में मानव जीवन जी रहा है, उसके बारे में सोचा जाता था, ना कि ये कि मृत्यु के पश्चात उसका जीवन कैसा होगा, उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। पोप के माध्यम से आम जनता को इसी प्रकार से भयभीत किया जाता था। यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, यदि आप चर्च के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपको नरक का दुख भोगना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस कुछ ऐसी थी। हर आदमी स्वाभाविक है कि जब अज्ञान होगा, क्योंकि उस समय शिक्षा का पूरी तरह से प्रचार प्रसार नहीं था और मानव अपनी उस अज्ञानता के चलते पोप के हर एक बातों पर आंख बंद करके विश्वास करता था और उसके कहे अनुसार चलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो आप देखेंगे मनुष्य ने अपने इस जीवन के, जिसमें जो सांसारिक सुख भोगने के लिए उसकी मान्यता बनी कि मनुष्य जो सांसारिक सुख भोगने के लिए इस दुनिया में आया है, उसके लिए वो प्रयास करे। मृत्यु के पश्चात क्या जीवन है, जब उसने देखा ही नहीं, उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो जितना प्रयास वो मृत्यु के बाद के जीवन को सुखमय बनाने के लिए करता है, यदि वही प्रयास वो वर्तमान में जिस जीवन को जी रहा है उसके लिए करे, तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। तो मनुष्य ने अपने सांसारिक सुखों के लिए प्रयास करना शुरू करा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मानी जाती है वो आपके पेट्रार्क ही है, जो इस मानववादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। अब इसके बाद देखिएगा आप साहित्य में भी पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हुई विभिन्न रूपों में। मैंने अभी जैसे आपको बताया, राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर जगह हमें इस पुनर्जागरण को की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में आप देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। अब देखिए इस रूप में ना पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ये जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, ये पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में हुआ। तो निश्चित रूप से जो साहित्य के अंदर भी परिवर्तन हमें देखने को मिला, कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन हमें देखने को मिला, वो भी सर्वप्रथम इटली में ही देखने को मिला। उसका कारण जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इटली के अंदर समृद्ध नगर थे, इटली के लोग धनी थे और उनके लिए कला और साहित्य के विकास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए वो
वो सारी वहाँ पर मौजूद थी और इन सब का लाभ मिला। तो आप देखिएगा कौन कौन से सर्वप्रथम हम देखें कौन कौन से क्षेत्र में साहित्य में इतालवी साहित्य, सर्वप्रथम इतालवी साहित्य या इटली का साहित्य। अब देखिए यहाँ पर पुनर्जागरण किस रूप में देखने को मिलता है। फिर वही बात आती है कि साहित्य के अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका मुख्य विषय आध्यात्मिक था या धर्म से जुड़ा हुआ था। मनुष्य के जीवन से संबंधित विषयों पर साहित्य नहीं लिखा जाता था। हमने जब पुनर्जागरण की विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें ये भी पढ़ा था कि लैटिन भाषा के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं थी या देशज भाषाएं जो थी उनका भी विकास हुआ था। तो यहाँ पर हम इटली के अंदर भी ये देखें, कुछ इटालवी साहित्य में कई महत्वपूर्ण साहित्यकारों आपने नाम भी सुना होगा, जैसे दांते, बड़ी महत्वपूर्ण कृति है इसकी, कभी पढ़ा हो डिवाइन कॉमेडी, जो विश्व प्रसिद्ध इसकी वो मानी जाती है कृति। डिवाइन कॉमेडी में इस दांते ने अपने विचार अभिव्यक्त करे। और दूसरा महत्वपूर्ण दांते के साथ साथ जो इस समय का इटली के अंदर महत्वपूर्ण साहित्यकार था उसका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क ने भी अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से लोगों की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उसमें महत्वपूर्ण आपके है द मोनार्चिया, दांते की डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्चिया, इसके माध्यम से अपनी कृतियों के माध्यम से इन इटली के साहित्यकारों ने काफ़ी परिवर्तन लाने, लोगों को समझाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उनको इसमें सफलता भी मिली। इटली के बाद आता है आपका दूसरा फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांस के एक महत्वपूर्ण देश था इस दौरान पुनर्जागरण काल में, और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस के अंदर भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इनमें आप देखिएगा जो इस समय महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक थे उन्होंने मातृभाषा का प्रयोग किया और उस मातृभाषा के चलते उस मातृभाषा का प्रयोग साहित्य में किए जाने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये मिला कि जो लोग इस अभी तक उन धार्मिक ग्रंथों की बातों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे थे, अब जब देशज भाषाओं का या मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग साहित्य में किया जाने लगा तो उस साहित्य को लोगों ने बड़ी रुचि के साथ पढ़ा भी और उसको समझने का प्रयास किया और उनकी जो धर्म को लेकर के, जो परलोक को लेकर के भ्रांतियाँ थी वो समस्त भ्रांतियाँ समाप्त हो गई। और इस तरह से इटली के साहित्यकारों के साथ साथ फ्रांसीसी साहित्यकारों ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आपके महत्वपूर्ण है रेवेलास, ट्रायस्ट आदि। इन लेखकों ने वास्तविकताओं से अपने साहित्य में जो विषय वस्तु उन्होंने रखी उससे उन्होंने लोगों को वास्तविकताओं से परिचित करवाया और अपने जीवन के भावी विकास के लिए उनका मार्ग भी प्रशस्त किया और उनके जीवन में वर्तमान तक चली आ रही जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने के प्रयास भी किए। तो ये जो साहित्य कहते हैं कलम में वो जो ताकत है वो तलवार में नहीं पाई जाती। लोगों की मनोदशा को बदलने के लिए, उनके विचारों को परिवर्तन करने के लिए, विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए कलम की ताकत काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम ये देख रहे हैं समस्त मध्ययुगीन यूरोप में साहित्य के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन हुआ उसमें कलम की ताकत जो थी उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने विचारों से साहित्यकारों ने लोगों की विचारधारा को परिवर्तन करने का प्रयास किया और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप देखिएगा अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य भी इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें आपने नाम भी सुना होगा सबसे महत्वपूर्ण
दोनों की रचना करी और उनके काफ़ी महत्वपूर्ण लिटरेचर उन्होंने लिखा, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं रोमियो जूलियट, और उसके बारे में जो उनको जो प्रसिद्धि मिली, उस प्रसिद्धि के कारण उन लोग ये अंग्रेजी साहित्य जो था या शेक्सपियर की कृतियाँ जो थी, जो विचारधारा, जो अभिव्यक्ति उन्होंने जिस प्रकार से दी, निश्चित रूप से न केवल उनकी कृतियों को विश्व प्रसिद्ध बनाया गया, बल्कि इस पुनर्जागरण के काल में अब लोगों की विचारधाराओं को परिवर्तित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जैसे जो दुखांत नाटक थे और सुखांत नाटक थे। तो आप देखिए, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, और जीवन में जहाँ सुख आवश्यक है वहाँ दुखों का भी आगमन होना जरूरी होता है। सरकार ने यदि मनुष्य सुख में जीवन जीता रहेगा तो उसको कभी भी अपने कर्तव्यों के प्रति जो सजगता होनी चाहिए उसका एहसास नहीं होगा। और संभवतः शायद क्योंकि ये विद्वान लोग थे, अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने मनुष्य की इस नेचर को, उसकी इस प्रकृति को अच्छे से पहचाना, और मनुष्य के जीवन के विभिन्न भावों जिसमें आपके प्रेम है, विरह है, क्रोध है, सारी इन रसों को जो नवरस कहलाते हैं, उन नवरसों को अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने साहित्य को काफ़ी श्रेष्ठ बनाया और लोगों के विचारधारा को परिवर्तित किया। तो इसमें आप शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर की कृतियों और इनके आप अच्छे से आप तैयार भी कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर आप देखिएगा अंग्रेजी साहित्य के बाद अब बात आती है हमारा हिंदी, फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेजी साहित्य हो गया। अब आपका है क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य की रचना की गई। अब इसका सबसे बड़ा लाभ क्या था, आप देखिए कि आज आपको कोई भी भाग, अभी जैसे हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें भी मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, स्पेशली इन प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ये क्यों चुना गया है, आप देखिए, आप किसी को यदि अपनी बात समझाना चाहते हैं तो जो व्यक्ति जिसको आपको उस बात समझानी है, यदि आप उसको उसी की लैंग्वेज के अंदर बात समझाएंगे तो वो भाषा और आपके उस भाषा में जो आप उसको कहना चाह रहे हैं उसको वो जल्दी से समझेगा भी। और यदि आप उसको किसी दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं तो वो ठीक वैसे ही होगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो अब ये दशाएं जो थी इंग्लैंड, पूरे यूरोप के अंदर हम देखते हैं जो साहित्य था वो अधिकांश थे लैटिन भाषा में लिखा गया, जो आम जन की भाषा नहीं थी। तो इस पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में अन्य जो महत्वपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिलता है, या इस पुनर्जागरणकालीन साहित्य के क्षेत्र में जो एक विशेषता देखने को मिलती है वो है क्षेत्रीय भाषाओं का उदय और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का सृजन करना, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला। और जो ज्ञान का भंडार था, स्पेशली यूनानी साहित्य एंड रोमन साहित्य, उन सारी जगह से जो ज्ञान की बातें थी उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके आम जनता तक पहुंचाया गया और इसका पूरा लाभ जनता ने उठाया। और इस प्रकार से पुनर्जागरणकालीन विशेषताओं में साहित्य के क्षेत्र में ये जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं थी विकसित हुई। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आता है राजनीतिक साहित्य, पॉलिटिकल लिटरेचर। राजनीतिक साहित्य, देखिए राजनीति के क्षेत्र में आपने राजनीति के विद्वान का नाम सुना होगा, मैकियावेली, जिसका प्रमुख ग्रंथ था द प्रिंस। ठीक है, अब देखिएगा अपनी इस कृतियों के माध्यम से इन राजनीतिक विचारकों, इन राजनीतिक विद्वानों, इन्होंने किस तरह से लोगों को परिवर्तित करा। आप देखिएगा मध्य युग के इस दौर में हम ये देखते हैं कि सामंतों की शक्ति जो थी वो राजाओं से काफ़ी अधिक हो चुकी थी और सामंत शक्तिशाली हो चुके थे। जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि जब रोमन साम्राज्य विकसित हुआ था तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था और उसका दुष्परिणाम क्या निकला था, सामंत शक्ति संपन्न थे, सब तरह से समृद्ध थे, लेकिन उनको आम जन के लिए कभी भी कोई अच्छा विचार दिमाग में नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल
हमने देखा था कि उन्होंने जैसे शिक्षा मनुष्य का एक आवश्यकता है। यदि मनुष्य शिक्षित नहीं होगा, उसके ज्ञान का विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा। लेकिन सामंतों को उससे कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा। लेकिन धन संसाधनों की तरफ से हम देखें तो भी सामंत संपन्न थे। यदि हम सैनिक दृष्टि से देखें तो भी सामंत संपन्न थे। तो कुछ हद तक हम देखें राजाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली ये सामंत हो चुके थे। तो आप देखिएगा ये जो राजनीतिक विचारक थे, इन राजनीतिक विचारकों ने अपने साहित्य के माध्यम से राजनीति की वास्तविक परिभाषा जो थी, राजनीति के जो वास्तविक सिद्धांत थे, राजनीति के जो वास्तविक उद्देश्य थे, वो अपनी लेखनी के माध्यम से जनता के समक्ष उपस्थित किए। जैसे मैकियावेली आप देखिएगा एक निर्मम राजनीति के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। राज्य और राजा दोनों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को द प्रिंस में मैकियावेली ने अच्छे से प्रतिपादित किया। और इस ग्रंथ में जो बातें सिद्धांत दी गई उसका लाभ ऐसा नहीं उसी युग के लोगों को ही मिला, बल्कि वर्तमान में भी हम देखें ये जो लिटरेचर हमें पढ़ने को मिलता है प्राचीन कालीन या मध्यकालीन, इन सारे साहित्यों से हमें वर्तमान में भी अपनी नींव को और अधिक मजबूत करने, किसी भी स्टेट को अच्छे से स्टैंड अप करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो निश्चित रूप से हम इन सभी विद्वानों के कर्जदार हैं जिन्होंने हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न जो थ्योरीज दी वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा पुनर्जागरण कला के क्षेत्र में, साहित्य के बाद कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कला सभी जानते हैं, जैसे चित्रकला है, स्थापत्य कला है, ये सारी चीज़ों के अंदर या इन क्षेत्रों के अंदर भी हमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में परिवर्तन। अब आप देखिएगा सबसे पहले हम लेते हैं इसमें चित्रकला। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, कई बार वो आप राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ कर के आए, संपर्क में आने से राजस्थान के अंदर भी जो चित्रकला और स्थापत्य कला थी उसमें परिवर्तन आया। किसके संपर्क में आने से? मुगलों के संपर्क में आने से। जनरली हम देखें यूरोप में या इंडिया में जो हमारी कला के विषय हुआ करते थे चित्रकला के, वो क्या थे? आध्यात्मिक विषयों को ही यूरोप में भी अधिक वेटेज दिया जाता था। जैसे आप देखें चर्च के खूबसूरत चित्र बन रहे हैं, ठीक है, पोप के अच्छे से चित्र बनाए जाते थे, लेकिन कभी भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई या मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनका कभी भी अभिव्यक्ति नहीं की जाती थी। तो ये जो नए विषयों का प्रारंभ हुआ चित्रकला के क्षेत्र में, उसमें वो भी हमें पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है। और आपने महत्वपूर्ण नाम सुना होगा इसमें लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। और इसका जो महत्वपूर्ण चित्र है वो भी सब आप जानते हैं, हमारे राजस्थान में भी जो बड़ी घड़ी का चित्र है उससे इसकी तुलना की जाती है, दैट इज मोनालिसा। ठीक है, और इसी तरह से आप देखिएगा अन्य चित्रकार जो थे उन्होंने भी इन विषयों का परिवर्तन करके अपने जो मानववादी विचारधारा उस समय जो पल्लवित हुई थी उसको पूरी तरह से अपने इन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा लियोनार्डो दा विंची के बाद जो अगला महत्वपूर्ण चित्रकार था माइकल एंजेलो, जो एक मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो ठीक है,
और लास्ट सपर इसका प्रसिद्ध चित्र है, द लास्ट सपर इसका महत्वपूर्ण चित्र है। और इस चित्र के माध्यम से उसने मानवीय जीवन को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो अपने आप ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों को इन चित्रकारों ने किस प्रकार अपनी कलम से उकेरा और उसके बाद उसमें उन्हीं मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों के हिसाब से रंगों को भर के उसको और अधिक सौंदर्यपूर्ण बना दिया। तो ये महान चित्रकार जो थे, इन्होंने भी एक सुंदर अभिव्यक्ति, विभिन्न अभिव्यक्तियां देकर के पुनर्जागरणकालीन मानववादी विचारधारा को, मानव जीवन को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये भी पुनर्जागरण काल का एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट माना जा सकता है, एक महान उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके बाद आप देखिएगा स्थापत्य कला। चित्रकला के बाद पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये भी हमें कहाँ नजर आता है, आपने फ्लोरेंस, मिलान आदि नगरों के बारे में हमने चर्चा करी थी शुरू में, जो काफी समृद्ध नगर थे, धनी लोग इनमें रहते थे, अच्छे धनी व्यापारी यहाँ निवास करते थे। तो उसमें आप देखिएगा जब ये लोग, हम मंगोल राज्य, अरब राज्य, मंगोलों की इनकी बात कर चुके हैं कि उनसे प्रभावित होकर के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की जो परिपाटी है वो यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू हुई थी। एंड स्पेशली इन इटली ये शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई और इटली के महत्वपूर्ण नगरों में हमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहले जो इमारतें बनाई जाती थी उनमें सादगी अधिक होती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन इमारतों को विभिन्न प्रकार से सजाया जाने लगा। किस तरह से, जैसे खूबसूरत मेहराब, जालियां बनाई जाने लगी, विभिन्न रंगों से छतों और दीवारों को रंगा जाने लगा, विभिन्न रंगों का प्रयोग करके उनको खूबसूरत बनाया जाने लगा। हवादार उन जो बिल्डिंग से इमारतें बनती थी उनको हवा के आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था का भी उसमें ध्यान रखा जाने लगा। विशाल इमारतों का निर्माण किया जाने लगा। तो अभी तक जो सादगी से इमारतें निर्मित की जाती थी वो पूरी ही सादगी अब समाप्त हो गई थी और विभिन्न प्रकार से इमारतों का सौंदर्यीकरण किया जाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी हमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और आपने इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बताते हैं सेंट पीटर का गिरजाघर। सेंट पीटर का गिरजाघर जिसकी खूबसूरती या सौंदर्य देखते ही बनता है, जो इस पुनर्जागरण काल की एक महत्वपूर्ण इमारत, एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। इस तरह से आप देखिएगा चित्रकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके बाद आप देखिएगा साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। हम सभी जानते हैं आज का युग जो है वो वैज्ञानिक युग है और विज्ञान की कल्पना के बिना आज मनुष्य सोच भी नहीं सकता। विज्ञान का सहारा उसको हर क्षेत्र में, हर कदम कदम पर लेना पड़ता है। यदि इस विज्ञान की भी विकास की प्रॉपर शुरुआत हम देखें तो वो भी पुनर्जागरण काल से ही मानी जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन या पुनर्जागरण, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। अब देखिए ये किस प्रकार से मिलेगा आपको, विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण किस रूप में देखने को मिलेगा। हम सभी जानते हैं जहाँ फोक जैसे जो धार्मिक धर्मगुरु कह लीजिए आप या धर्म के ठेकेदार कह लीजिए, उन्होंने लोगों को हमेशा मिसगाइड किया और उस कंडीशन में क्या हुआ, विज्ञान से कभी भी मनुष्य का नाता जुड़ने नहीं दिया। लेकिन इस पुनर्जागरण ने वो जो भ्रांतियां पोप के द्वारा उत्पन्न की गई थी
भी उन्होंने दूर कर दिया और एक वैज्ञानिक युग का प्रारंभ पुनर्जागरण काल से माना जाता है। इसमें आप स्पेशली आप देखिएगा जो हमारी भौगोलिक खोजें हुई विभिन्न स्पेशली जो पुर्तगाल के नाविक थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और विभिन्न नए देशों के विभिन्न द्वीपों की खोज की गई थी। यदि ये साइंस का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, साइंस का या विज्ञान के महत्व को नहीं समझा जाता, तो निश्चित रूप से जो नई नई खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, वो संभव नहीं हो पाते। और आज हम लोग जिस ऐशो आराम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, वो सब संभव नहीं हो पाता। तो आज के विज्ञान के इस दौर की जो शुरुआत है वो भी पुनर्जागरण काल की महत्वपूर्ण देन के रूप में हम उसका आकलन कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। घर में रहिए,